हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी से हम लोगों ने केमिस्ट्री को पूरा कर लिया है। केमिस्ट्री को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। जो भी आपको केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ने हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए, वो सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चैप्टर्स आपको पढ़ने थे, सब मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। सारे के पीडीएफ जो है ऐप पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। टोटल आप देखेंगे तो 900 से ज़्यादा प्रश्न मैंने आपको करवाया है। सिर्फ केमिस्ट्री से 900 से ज़्यादा प्रश्न मैंने आपको करवाया है। सारे चैप्टर से मैंने एग्जाम्पलर आपको कंप्लीट करवा दिया है और किताब से भी प्रश्न बना बना करके मैंने आपको करवा दिया है। आप में से हो सकता है कुछ बोलेंगे कि जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है, वो आपने नहीं करवाया है। तो देखो एनसीईआरटी क्लास 10th से उस चैप्टर को हटा दिया गया है ना, उसको हटा दिया गया है। तो टाइम जब हमारा बचेगा तो उस वाले चैप्टर को हम लोग जरूर कंप्लीट करेंगे, ताकि क्या पता अगर सवाल उससे पूछ दे तो आप जो है बना करके आए। लेकिन अभी एनसीईआरटी में जो भी चैप्टर्स दिए हुए हैं उनको पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, उनको पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। तो जो चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं उसे हम लोग बाद में कवर करेंगे, उसे हम लोग बाद में कवर करेंगे। कुछ बायो के चैप्टर्स हैं, कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जिसे रिमूव कर दिया गया है। बायो का एक चैप्टर है क्लास 9th का जिसे रिमूव किया गया है, और केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 10th का, उससे रिमूव किया गया है। तो उसे हम लोग बाद में कवर करेंगे। जो चैप्टर्स अभी आपको दिए हुए हैं एनसीईआरटी में उसको कंप्लीट करना ज़्यादा जरूरी है। तो ये सारे चैप्टर्स दे रखे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th में, तो ये सारे चैप्टर्स हमारे होते हैं कंप्लीट। और ये सारे पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिए हैं ऐप पर। आप जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको ये सारे पीडीएफ जो है आपको मिल जाएंगे, राइट। अब हम लोग बायो स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th बायो के अंदर आप देखेंगे तो एक चैप्टर मिलेगा आपको, जो कि पहला चैप्टर है क्लास 10th के अंदर बायो का, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंदर आपको पढ़ना है पोषण के बारे में, है ना, न्यूट्रिशन के बारे में, और मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो ये जो पोषण है और मानव पाचन तंत्र है, इसे हम लोग पूरी तरह से आज कंप्लीट कर लेंगे इस एक वीडियो में, ठीक है। इस एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से, वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। जैव प्रक्रम में आपको पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन सब के बारे में पढ़ना है, यानी 4 तंत्र के बारे में आपको पढ़ना है। तो हम लोग बारी बारी से हर वीडियो में उन सारे तंत्रों को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन को कवर करेंगे और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करेंगे, ठीक। इससे बाहर प्रश्न जो है आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जितना आपको पढ़ना है क्लास 10th में उतने से कंप्लीट हो जाएगा आज जो मैं आपको करवाऊंगा वहां से, राइट। तो इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा इसी वाले सेक्शन में। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करके इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलिए हम लोग प्रश्नों को करना स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के शरीर में भोजन जिस नली से गुजरता है उसे क्या कहते हैं? जो हम भोजन खाते हैं वो जिस पाइप से गुजरता है, जिस नली से गुजरता है, उसे हम लोग आहार नाल बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इंग्लिश में, आहार नाल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, आहार नाल। आहार नाल किस सीमा तक फैली होती है? कहां से कहां तक आहार नाल होती है? तो हम बोलेंगे मुंह से गुदा तक, माउथ से एनस तक, माउथ से एनस तक। यहां पर आप देख लो, आहार नाल क्या है? पाइप है जो अलग अलग स्थान पर अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग स्थान पर अलग अलग एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं उसी पाइप के अंदर। तो यहां पर देखो, जो हमारा मुंह है, मुंह से लेकर के ये जो अमाशय है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, ये सब एलिमेंट्री कैनाल के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। ये ग्रसिका आप देख रहे हो, ये मुख गुहा आप देख रहे हो, ये अमाशय आप देख रहे हो, छोटी आंत आप देख रहे हो, बड़ी आंत आप देख रहे हो, ये सब आहार नाल के ही भाग हैं, है ना, सब आहार नाल के ही भाग हैं। और जो बड़ी आंत है उसका जो एंड पॉइंट है उसे हम लोग बोलते हैं गुदा, उसे हम लोग गुदा बोलते हैं, एनस बोलते हैं। तो ये माउथ से लेकर के एनस तक है आहार नाल, है ना। भोजन आप मुंह में खाते हो, फिर इस पूरे आहार नाल से गुजरता है, और जो भोजन नहीं पचता है इसी गुदा से बाहर आ जाता है ना, वर्ज्य पदार्थ के रूप में। तो आहार नाल की सीमा कहां तक फैली हुई है भाई? तो मुंह से गुदा तक आप बोलेंगे, ठीक।
मुंह से गुदा तक आप बोलेंगे। आहार नाल का सबसे जो लंबा भाग है वो है छोटी आंत, और सबसे ज्यादा भोजन का पाचन इसी छोटी आंत में होता है, और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी जो है इसी छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत्र का मतलब छोटी आंत है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन को दांतों से चबाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाई भोजन को हम लोग दांत से क्यों चबाते हैं? ताकि भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, उसका डाइजेशन आसान हो जाए। भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आहार का अस्तर कोमल होने के कारण भोजन के साथ क्या किया जाता है? जो हमारा आहार नाल है उसकी जो भीतर की दीवार है सॉफ्ट होती है, तो वो छिल ना जाए। अगर भोजन मान लो कि सख्त हुआ, हार्ड हुआ, तो वो छिल जाएगी, है ना। अंदर की जो दीवार है वो छिल जाएगी, आहार नाल की जो भीतर की दीवार है वो छिल जाएगी, जो भीतर की दीवार है वो छिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए भोजन को गीला किया जाता है ना, भोजन को गीला किया जाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और आसानी से गति कर पाए भोजन। लार का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथि जो है पाई जाती है, जो लार का स्राव करती है। ये जो लार ग्रंथि होती है ये लार का स्राव करती है, ये लार का स्राव करती है, सलाइवा सिक्रीट करती है। इसमें ज़्यादातर तो पानी होता है, और कुछ एंजाइम्स जो है इनमें पाए जाते हैं, जिसमें से एक एंजाइम होता है एमाइलेज। ये पाचक एंजाइम है। ये एमाइलेज क्या करता है? जो आपने भोजन खाया, मुंह में डाला, उसमें जो स्टार्च होगा, जो कि अपने आप में एक कार्बोहाइड्रेट है, इस स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है कौन? एमाइलेज, राइट। इसी को टाइलिन भी बोलते हैं, है ना, टाइलिन या फिर एमाइलेज। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भोजन का पाचन जो है हमारे मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुख गुहा में लार जो है बनता है लार ग्रंथि के द्वारा। इसमें एंजाइम जो है होता है एमाइलेज, और ये एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। तो भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है, और हमारे मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है स्टार्ट होता है। केवल कार्बोहाइड्रेट का, जो हम खाते हैं उसमें क्या सब होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें प्रोटीन होता है, और उसमें आपके होते हैं फैट्स। तो भोजन का पाचन मुख गुहा से स्टार्ट हुआ, लेकिन किसका पाचन हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। लार एमाइलेज का कार्य क्या है? तो जो स्टार्च है उसको सरल शर्करा में तोड़ना। स्टार्च को हिंदी में मंड बोलते हैं। तो स्टार्च जो है एक कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, या फिर कॉम्प्लेक्स शुगर आप इसको बोल सकते हो। इसको तोड़ दिया जाता है माल्टोज में। तो माल्टोज जो है ये सरल शर्करा है। सबसे सरल शर्करा तो ग्लूकोज होता है। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, फाइनली इसको टूटना अंत में जाकर के ग्लूकोज में ही है। ग्लूकोज में ही तोड़ना पाचन प्रक्रिया का काम है। जो पाचन तंत्र है उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं वो ग्लूकोज में ही जाकर फाइनली टूटेंगे। तो अभी स्टार्च जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये माल्टोज में टूटा है। तो स्टार्च की तुलना में ये सरल शर्करा है, लेकिन इससे भी सरल जो है ग्लूकोज होता है। तो ये जो माल्टोज है ये फाइनली ग्लूकोज में ही टूटेगा, लेकिन स्टार्च से माल्टोज तक के टूटने की जो प्रक्रिया है ये हमारे मुख गुहा में होता है। समझे आप? तो ये भी पाचन प्रक्रिया है। स्टार्च का माल्टोज में टूटना भी क्या है? पाचन है। फिर ये माल्टोज आगे ग्लूकोज में टूटेगा। तो फाइनली जो कार्बोहाइड्रेट है उसे ग्लूकोज में टूटना है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में टूटना है, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटना है, राइट। ये टारगेट होता है पाचन का। लार को स्टार्च वाले घोल में मिलाने पर आयोडीन डालने से नीला रंग क्यों नहीं बनता है? ये याद रखिएगा कि जो आयोडीन सोल्यूशन होता है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है स्टार्च के प्रेजेंस में। हम आयोडीन सोल्यूशन का इस्तेमाल जो है, जो आयोडीन सोल्यूशन है, इसका इस्तेमाल हम लोग स्टार्च के टेस्ट के लिए करते हैं। मान लीजिए कि आयोडीन सोल्यूशन है आपके पास, उसको आपने डाल दिया स्टार्च में, तो ये आयोडीन सोल्यूशन जो है ब्लू ब्लैक हो जाएगा, नीला काला हो जाएगा, है ना। नीला रंग दिया हुआ है, नीला रंग भी आ सकता है, नीला काला भी आ सकता है। तो अगर आपने आयोडीन सोल्यूशन को स्टार्च में डालते हैं, या फिर आयोडीन सोल्यूशन जो होता है स्टार्च की उपस्थिति में ब्लू ब्लैक हो जाता है। लेकिन हमने क्या किया है कि लार को
स्टार्च वाले घोल में डाला है। हमने क्या कर दिया कि लार डाला है, किसमें? स्टार्च वाले घोल में डाला है। तो ये लार क्या करेगा? ये लार स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देगा। अभी मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में। तो अगर स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया मींस स्टार्च तो है ही नहीं। अगर स्टार्च नहीं है वैसे केस में आयोडीन सोल्यूशन ब्लू ब्लैक नहीं होगा। ब्लू ब्लैक कब होगा? जब स्टार्च होगा। लेकिन जब हमने लार डाल दिया तो स्टार्च तो माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। स्टार्च नहीं है, अगर स्टार्च नहीं है तो आयोडीन सोल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होगा। राइट। तो हम बोलेंगे क्योंकि आयोडीन लार के साथ अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि लार में अम्ल होता है जो रंग को बदल देता है, नहीं, क्योंकि लार स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देती है। स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देती है, नहीं, माल्टोज में तोड़ देती है ना। हम इसको यहां पर माल्टोज कर देते हैं, तब हमारा आंसर और बढ़िया हो जाएगा और बी आंसर हमारा हो जाएगा। क्योंकि लार स्टार्च को रंगहीन बना देती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लार स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देती है, ये आप बोल सकते हो। यहां ग्लूकोज हटा करके हम लोग माल्टोज लिखेंगे, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये ध्यान में रखिएगा। आयोडीन सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है स्टार्च को टेस्ट करने के लिए कि स्टार्च है या नहीं है। जैव उत्प्रेरक, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट या फिर इसी को बायो कैटालिस्ट भी आप बोल सकते हो, किसे कहा जाता है और इसका उदाहरण क्या है? देखो, कैटालिस्ट के बारे में तो आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, कार्बन एवं उसके यौगिक वाले चैप्टर में, निखिला पंडित पटेल, याद करो। तो कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को जो है डिफाइन करता है। यूजुअली आपके एग्जाम में जब पूछा जाता है कि कैटालिस्ट क्या करता है तो वहां पर आंसर दिया जाता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। ठीक, तो जो कैटालिस्ट है रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, डिपेंड करता है कि रिएक्शन कौन सी और वहां पर कैटालिस्ट क्या लिया जा रहा है। लेकिन आप याद रख सकते हो कि कैटालिस्ट जो है रिएक्शन के रेट को फास्ट करने का काम करता है। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्यों बोला? क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर ये कैटालिस्ट जो है सीक्रेट किया जाता है कोशिकाओं के द्वारा। तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हम लोग एंजाइम को बोलते हैं। तो एंजाइम का काम है रिएक्शन के रेट को फास्ट करना, और ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर ये सीक्रेट किया जाता है सेल्स के द्वारा। तो वह पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में अभिक्रियाओं की गति बढ़ाएं, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो अभी आपने एमाइलेज देखा था, जो लार ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ये भी अपने आप में क्या है? एक बायो कैटालिस्ट है ना। बायो कैटालिस्ट या फिर जैव उत्प्रेरक आप बोल सकते हो। और सारे जो एंजाइम्स होते हैं, आपके एंजाइम्स जो होते हैं मेनली आपके होते हैं प्रोटीन। ठीक है, क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। पेशीय जीवा का क्या कार्य है? यानी टंग की बात की जा रही है, जीव की बात की जा रही है। तो भोजन को लार के साथ मिलाने का काम जो है जीव करती है, भोजन को निगलने में सहायता करती है जीव, और स्वाद का अनुभव कराती है जीव, क्योंकि जो जीव है उसके ऊपर जो है टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसे गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं, जो स्वाद का पता लगाती है। तो उपर्युक्त सभी। इसके अलावा भाई बोलने में जीव का रोल है, अगर किसी के पास जीव नहीं है तो वो बोल नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सारे काम जो है जीव के द्वारा किया जाता है, और साथ में हम अच्छे से बोल पाते हैं, साफ साफ बोल पाते हैं जीव के कारण। राइट। भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा होता है? मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का काम जो है ग्रसिका के द्वारा किया जाता है, ईसोफेगस के द्वारा किया जाता है। ग्रसिका हिंदी में, ईसोफेगस इंग्लिश में। ठीक है, जो आमाशय है ना, जो आमाशय है और ये जो मुंह है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम जो है ग्रसिका का है, ईसोफेगस का है। भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाने में कौन सी गति सहायक होती है? देखो, मुंह और आमाशय को आपस में कनेक्ट करने का काम जो है ग्रसिका का है, ईसोफेगस का है। तो सिर्फ ईसोफेगस में ही नहीं, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, चाहे वो आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, सारे की बात यहाँ पर आप कर सकते हो कि एलिमेंट्री कैनाल में भोजन की जो गति होती है वो एक विशेष प्रकार की गति होती है जिसे कहा जाता है क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मीन्स ऐसा नहीं होता है कि भोजन आपने निकला और खट से आमाशय में गिर गया, ऐसा नहीं होता है। वो आराम से जो है एक रिदमिक तरीके से जो है, एक लयबद्ध तरीके से जो है भोजन आगे की ओर बढ़ता है। उस गति को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो भोजन की जो गति होती है वो क्रमाकुंचन गति होती है, इसे इंग्लिश में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आमाशय में पाचक रसों का स्राव किन ग्रंथियों द्वारा किया जाता है? जो आमाशय की भित्ति होती है
आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां होती है। आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां होती है जो जठर रस का स्राव करती है, जो जठर रस का स्राव करती है ना, जठर रस का स्राव करती है, गैस्ट्रिक जूस का स्राव करती है। इस जठर रस में देखो क्या सब होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और एक एंजाइम होता है जिसे पेप्सिनोजेन बोलते हैं, पेप्सिनोजेन बोलते हैं, और म्यूकस जो है सिक्रेट किया जाता है, म्यूकस होता है। तो आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथि के द्वारा जठर रस का स्राव किया जाता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिनोजेन होता है और म्यूकस होता है, राइट। अब इस HCl का काम क्या है, देखो इस HCl का काम होता है ये जो पेप्सिनोजेन है इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करना, इसी को हम लोग बोलते हैं कि पेप्सिन को एक्टिवेट करना। अभी क्या ये पेप्सिनोजेन है, ये इनएक्टिव है, इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए जो pH चाहिए है ना, यानी कि अम्लीय माध्यम चाहिए, pH कम चाहिए, अम्लीय माध्यम चाहिए, तो ये HCl जो है इस अम्लीय माध्यम को प्रदान करता है। हम बोल सकते हैं कि पेप्सिनोजेन को वो pH, वो अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करता है ये HCl, ताकि ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाए। अब ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, हम बोलेंगे कि ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। इसके अलावा HCl का काम जो है भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मारना भी है। दो काम आप ध्यान में रखेंगे, एक तो पेप्सिन को एक्टिवेट करना, दूसरा भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मार गिराना। अब ये जो HCl है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही मजबूत अम्ल है, इससे हमारे आमाशय की जो दीवार है वो जल सकती है, आमाशय की जो भित्ति है भीतर वाली वो जल सकती है, ठीक। तो वो जले ना, इसके प्रभाव को कम किया जाए इसलिए म्यूकस भी सिक्रेट होता है, इसे हम लोग हिंदी में श्लेष्मा बोलते हैं। तो श्लेष्मा क्या करता है, ये जो HCl सिक्रेट होता है इसके प्रभाव को कम कर देता है ताकि आमाशय की जो भित्ति है वो ना जले, ठीक है। तो श्लेष्मा का काम क्या है, HCl के प्रभाव को कम करना है। HCl का काम क्या है, पेप्सिन को एक्टिवेट करना, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मारना, राइट। और पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो ये सारी बातें जो है आप ध्यान में रखेंगे। पेप्सिन एंजाइम की क्रिया के लिए कौन सा माध्यम आवश्यक है, अम्लीय माध्यम आवश्यक है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ये अम्लीय माध्यम जो है प्रोवाइड करने का काम HCl करता है। आमाशय की दीवार को अम्ल से कौन बचाता है, अम्लीय प्रभाव, अम्लीय प्रभाव, अम्ल के अम्लीय प्रभाव, ये जो HCl है मजबूत अम्ल है, इसके अम्लीय प्रभाव से आमाशय की दीवार को बचाने का काम जो है श्लेष्मा करता है, म्यूकस करता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एसिडिटी या अम्लता का कारण क्या है, जब हमारे आमाशय में जरूरत से ज्यादा HCl का प्रोडक्शन हो जाता है तो इसी केस को हम लोग एसिडिटी बोलते हैं, अम्लता बोलते हैं, राइट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अत्यधिक स्राव, और इस केस में हम लोग एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर ज़्यादा बन गया तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग प्रति अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, बेकिंग सोडा है, इन सारे से बना हुआ एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। याद रख लो आप, केमिस्ट्री में तो आपको पढ़ना ही है ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और आप याद रखेंगे क्या, बेकिंग सोडा, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। एसिडिटी की स्थिति में कौन सी दवा प्रयोग की जाती है, तो हम बोलेंगे एंटासिड। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आहार नली का कौन सा भाग सबसे लंबा होता है और इसका क्या कार्य होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, आहार नली एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे लंबा भाग है वो है छोटी आंत। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या काम है, तो याद रखेंगे आप, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है, छोटी आंत में सबसे ज्यादा भोजन का पाचन होता है, और छोटी आंत में ही भोजन का पाचित भोजन का अवशोषण हो जाता है। यानी आपने देखा माउथ में आपने देखा कि स्टार्च का डाइजेशन हुआ था, जो कि अपने आप में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आपने देखा आमाशय में पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया था। अभी भी देखो फैट्स जो हैं ये बचे हुए हैं, फैट्स जो हैं वो बचे हुए हैं। तो छोटी आंत में क्या होता है ना कि प्रोटीन, है ना, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, भाई इन तीनों का पाचन होता है, इन तीनों का पाचन होता है। इसीलिए बोलते हैं कि भोजन का जो
पूर्ण पाचन है या सबसे अधिक जो पाचन है वो छोटी आंत में ही जाकर के होता है, और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी जो है छोटी आंत में ही होता है। जो भोजन पच गया वो फाइनली जो है कोशिकाओं में भोजन पचा हुआ जाएगा। जैसे ग्लूकोज पच करके कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो ग्लूकोज है सारे कोशिकाओं तक पहुंचानी पड़ेगी ना, ताकि कोशिकाएं जो है इस ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सके, एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके। ठीक, फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल जो है अलग अलग कामों में किया जाएगा। तो ये जो भोजन का अवशोषण है ये छोटी आंत में ही होता है, छोटी आंत से ब्लड में और ब्लड से सारे कोशिकाओं में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत के बारे में कई सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन छोटी आंत में ही, पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही, सबसे लंबा भाग जो है आहार नाल का छोटी आंत है, और भोजन का अवशोषण भी जो छोटी आंत में ही होता है। और ये जो बड़ी आंत है इसमें जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। ठीक, और बड़ी आंत का जो एंड पॉइंट है उसे हम लोग एनस बोलते हैं। तो जो खाना नहीं पचा, अपाचित जो खाना होता है वो मल के रूप में जो है इसी एनस से बाहर आता है। अमाशय में प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। प्रोटीन जो है टूटता है पेप्टोन में, फिर पेप्टोन जो है आगे टूटता है छोटी आंत में। ग्रसिका भोजन को अमाशय तक ले जाना। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी बातें जो है सही है, लेकिन हमें छोटी आंत के बारे में हमसे पूछा गया था सबसे लंबा भाग होता है और काम क्या है, तो सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत का है। शाकाहारी और मांसाहारी जीवों की शुद्रांत्र की लंबाई में अंतर का मुख्य कारण क्या है? देखो, जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनमें छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जानवर की तुलना में अधिक होती है। एग्जाम में पूछा जा चुका है। शाकाहारी जानवर जो होते हैं उनमें छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। कारण क्या है? सेलुलोज का पाचन। शाकाहारी जीवों को सेलुलोज पचाने में अधिक समय लगता है, तो सेलुलोज हम लोग नहीं पचा पाते हैं। जो जंतु होते हैं ना, जैसे हम लोग ही हैं, सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं। तो सेलुलोज को हम नहीं पचा पाते हैं, लेकिन शाकाहारी जो जीव होते हैं वो पचा पाते हैं। लेकिन सेलुलोज का पाचन में समय लगता है, इसलिए छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, ताकि ज़्यादा देर उसमें पाचन हो सके और सेलुलोज को पचाने के लिए समय मिल सके। अवरोधनी पेशी का मुख्य कार्य क्या है? अवरोधनी पेशी, स्फिंक्टर मसल। देखो, अवरोधनी पेशी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ये स्फिंक्टर है, इसका नाम है यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर। आप केवल स्फिंक्टर याद रखो, यही है अवरोधनी पेशी। देखो, ये अमाशय है, ये पूरा आप देख रहे हो अमाशय है, और यहाँ से छोटी आंत की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर वो पेशी है, यहाँ पर ये पेशी है। अमाशय से खाना जो है छोटी आंत में वो आराम आराम से आए। अमाशय से जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन है वो छोटी आंत में आए, लेकिन नियंत्रित तरीके से आए। तो उसी को नियंत्रित ये स्फिंक्टर जो है करता है। वरना क्या होगा? लगातार खाना जो यहाँ से आता रहेगा, तो ऐसा नहीं हो। एक कंट्रोल्ड तरीके से, नियंत्रित तरीके से ये अमाशय से खाना जो है छोटी आंत में आए, यही इंश्योर जो है ये स्फिंक्टर करता है। तो अवरोधनी पेशी का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को शुद्धांत्र में नियंत्रित रूप से भेजना अमाशय से। ठीक है, भोजन को शुद्धांत्र में नियंत्रित रूप से भेजना, लेकिन कहां से? अमाशय से। यह ध्यान में रखिएगा। ठीक, शुद्धांत्र का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन जो है छोटी आंत में ही होता है। शुद्धांत्र में आने वाले भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य कौन करता है? देखो, अमाशय में आपने देखा था पेप्सिन। इस पेप्सिन एंजाइम को काम करने के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए, जो प्रोवाइड किया था HCl। यानी अमाशय में जो भोजन पचा अब वो अम्लीय है इस HCl के कारण। राइट, अब जो खाना ये अमाशय से छोटी आंत में आएगा, अमाशय से जो खाना छोटी आंत में आएगा, जो भोजन छोटी आंत में आएगा वो अम्लीय होगा। लेकिन छोटी आंत में जो एंजाइम्स हैं वो अपना काम तभी करेगा जब माध्यम क्षारीय होगा। समझ में आ रहा है आपको? छोटी आंत में पेप्सिन एंजाइम काम करता अम्लीय माध्यम में, तो HCl सीक्रेट हुआ। अब भोजन अम्लीय हो चुका है, अब वो आया छोटी आंत में। भोजन जो है अमाशय से आया छोटी आंत में। छोटी आंत में एंजाइम को काम करने के लिए क्षारीय माध्यम चाहिए, तो वो क्षारीय माध्यम कौन देगा? अब तो आप याद रखेंगे पित्तरस। सी हमारा राइट आंसर। पित्तरस में पित्त लवण होता है, पित्त रस में पित्त लवण होता है, जो क्षारीय माध्यम प्रदान करता है छोटी आंत में भोजन को अच्छे से पचाने के लिए। तो पित्त रस जो है, ये जो पित्त रस है
ये यकृत के द्वारा, लिवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। जो यकृत है वो पित्त का निर्माण करती है, राइट। जिसका काम क्या है, दो मेन काम है। एक तो है कि भोजन को क्षारीय बनाया जाए ताकि छोटी आंत में जो भी एंजाइम्स हैं वो सही तरीके से काम कर पाए। छोटी आंत में जो है अग्नाशय के एंजाइम्स होते हैं और छोटी आंत का खुद का भी एंजाइम है, वो सब सही से काम करें। उसको क्षारीय माध्यम चाहिए, तो ये क्षारीय माध्यम प्रदान करने का काम पित्तरस के द्वारा किया जाता है, जो लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? एक तो मैंने आपको बताया कि भोजन को क्षारीय बनाना ताकि एंजाइम जो है सही से काम कर पाए। याद रखिएगा, ये जो पित्तरस है इसमें कोई एंजाइम नहीं है, कोई पाचक एंजाइम नहीं है, नो एंजाइम, कोई पाचक एंजाइम नहीं है जो भोजन को पचाए। काम क्या है इसका? इसका काम है भोजन को क्षारीय बनाना ताकि एंजाइम अच्छे से उस पर एक्ट कर पाए। एक दूसरा काम क्या है कि जो फैट होते हैं उनके होते हैं बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स। ये फैट है, ये फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं। तो फैट को पचाने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। फैट को पचाने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है जो अग्नाशय के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, लेकिन ये अपना काम छोटी आंत में ही करता है। तो ये लाइपेज जो है इस फैट के बड़े से ग्लोब्यूल्स पे जाकर के एक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। इस पे जाकर के अपना असर जो है नहीं दिखा पाता है क्योंकि फैट का जो ग्लोब्यूल है वो बड़ा है। तो पित्तरस क्या करता है? जो बाइल में बाइल सॉल्ट्स होते हैं, पित्त लवण होते हैं, है ना, पित्तरस में पित्त लवण जो होते हैं, ये इस फैट के बड़े से ग्लोब्यूल्स, बड़ा जो ग्लोब्यूल है इसके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो, ये फैट का एक बड़ा सा गोला था, अब बहुत सारे छोटे छोटे गोले बन गए हैं यहां पर। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। अब क्या होगा, ये लाइपेज एंजाइम जो है अच्छे से एक्ट कर पाएगा। अब इस फैट को ये लाइपेज एंजाइम तोड़ेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, समझे आप। अब ये फैट लाइपेज जो है अच्छे से काम कर पाएगा। तो ये दो रोल है बाइल का, एक तो क्षारीय माध्यम प्रदान करना ताकि एंजाइम अच्छे से काम करे, दूसरा फैट के जो बड़े से ग्लोब्यूल होते हैं उसे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना ताकि लाइपेज एंजाइम जो अच्छे से काम कर पाए। ये लाइपेज एंजाइम जो पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो वसा का इमल्सीकरण हम लोग बोलेंगे, वसा का इमल्सीकरण करना, राइट, वसा का इमल्सीकरण करना। वसा पर एंजाइम का कार्य कठिन क्यों होता है? वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, इसीलिए वसा पर एंजाइम का कार्य, खास करके कौन सा एंजाइम की बात, किस एंजाइम की बात की जा रही है? लाइपेज एंजाइम की बात की जा रही है, ठीक। तो लाइपेज एंजाइम का कार्य कठिन क्यों होता है वसा पर? क्योंकि वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है तो उसे छोटी गोलिकाओं के रूप में तोड़ा जाता है बाइल सॉल्ट के द्वारा, यानी कि बाइल जूस के द्वारा, ताकि ये अच्छे से लाइपेज एंजाइम कार्य कर पाए। पित्त लवणों का कार्य क्या है? वसा की छोटी गोलिकाओं में तोड़ना, वसा को छोटी गोलिकाओं में तोड़ना, जो मैंने अभी आपको समझाया। अग्नाशयिक रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? देखो, जो अग्नाशयिक रस है, जो ये पैनक्रियाज है, इसके द्वारा एंजाइम सिक्रेट किया जाता है। इसके द्वारा पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट किया जाता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट किया जाता है, यानी कि अग्नाशयिक रस सिक्रेट किया जाता है, जिसमें देखो 3 एंजाइम्स आपके मिलेंगे। एमाइलेज, एक तो आपने एमाइलेज देखा था लार में, लार ग्रंथि के द्वारा सिक्रेट किया गया था। उसके बाद यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस में भी ये एमाइलेज होता है, यानी पैनक्रियाज के द्वारा भी इस एंजाइम को सिक्रेट किया जाता है। उसके बाद सिक्रेट यहाँ पर किया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम, और सिक्रेट किया जाता है लाइपेज एंजाइम। देखो, ये 3 एंजाइम, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, ये प्रोटीन को पचाएगा और ये फैट को पचाएगा, ठीक। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों को पचाने के लिए एंजाइम जो है पैनक्रियाटिक जूस में उपलब्ध है। और ये सारे एंजाइम जो है कहां पर अपना काम करते हैं? छोटी आंत में ही काम करते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि छोटी आंत में जो है पूर्ण पाचन होता है, भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है, और छोटी आंत के द्वारा भी एंजाइम को सिक्रेट किया जाता है। तो छोटी आंत का खुद का एंजाइम है और पैनक्रियाटिक जूस में भी एंजाइम है। ये सारे एंजाइम्स मिलते हैं छोटी आंत में, इसीलिए सबसे अधिक पाचन होता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ट्रिप्सिन व लाइपेज। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है।
लाइपेज एंजाइम का कार्य क्या है? इसका काम है वसा का पाचन, है ना, वसा का पाचन। आंत्र रस में उपस्थित एंजाइम किससे परिवर्तित करते हैं? आंत्र रस में उपस्थित एंजाइम किससे परिवर्तित करते हैं? देखो, आंत्र रस में जो अंतिम पाचन है, अंतिम रूप से जो कन्वर्जन है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम, है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में टूटा, माल्टोज फिर आगे टूटेगा, लेकिन जो फाइनल स्टेप होता है, कार्बोहाइड्रेट टूट करके जो बना है और अंत में उसको जो ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, वो छोटी आंत के द्वारा जो सिक्रेट किया जाता है एंजाइम, उसके द्वारा किया जाएगा। जो आंत है उसका अपना वाइस्राव होता है, जिसे आंत्र रस बोलते हैं, इंटेस्टिनल जूस बोलते हैं, उसमें भी कई सारे एंजाइम्स होते हैं। तो जो अंतिम रूपांतरण है कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, है ना, प्रोटीन का अमीनो एसिड में, और जो फैट्स होते हैं ये फैटी एसिड क्या है भाई? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल अल्कोहल है, और फैट्स जो होते हैं आपके एस्टर होते हैं। तो जो अंतिम रूपांतरण है कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन का अमीनो एसिड में, फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ये आंत्र रस के द्वारा किया जाता है। आंत्र रस में जो एंजाइम्स होते हैं उसके द्वारा। तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में फाइनल जो कन्वर्जन है ये आंत्र रस में उपस्थित एंजाइम्स ही करते हैं। समझ में आया? क्यों छोटी आंत में हम लोग बोलते हैं भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है? क्योंकि भाई आंत्र रस में आंत का अपना एंजाइम होता है, और साथ में अग्नाशय के द्वारा जो अग्नाशयी रस सिक्रेट किया जाता है, ये भी छोटी आंत में ही जाकर के पाचन का काम करता है। इसीलिए छोटी आंत में सबसे अधिक पाचन होता है। अंतिम पाचन प्रक्रिया में वसा किस रूप में परिवर्तित होती है? तो अंतिम पाचन प्रक्रिया में जो वसा है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, है ना, प्रोटीन अमीनो एसिड में और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पित्त लवण वसा पर किस प्रकार कार्य करता है? तो साबुन की तरह वसा का इमल्सीकरण करते हैं। जैसे मिसल का निर्माण होता है, आपने पढ़ा कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर में, गंदगी को हटाने के लिए साबुन के अणु जो है मिसल का निर्माण करते हैं। कुछ वैसे ही जो बाइल सॉल्ट है, वसा के बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ने के लिए मिसल का निर्माण करते हैं। ठीक, तो साबुन की तरह वसा का इमल्सीकरण करते हैं। कौन? पित्त लवण। जो फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम जो है ये बाइल सॉल्ट करते हैं। कैसे करते हैं? वही मिसल का निर्माण करके, जैसा कि साबुन के अणु करते हैं गंदगी को हटाने के लिए। एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये याद रखिएगा। पाचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? जो भोजन पच गया उसका अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। शुद्रांत्र की भीतरी सतह पर उपस्थित उंगली जैसे प्रवर्धों को क्या कहते हैं? छोटी आंत की जो भीतर की जो दीवार है अंदर वाली, इसमें उंगली नुमा ऐसी संरचनाएं पाई जाती है। उंगली नुमा ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं। उंगली नुमा ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं विलाई। इसे हम लोग विलाई बोलते हैं, हिंदी में दीर्घरोम बोलते हैं। ये इसका काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा भोजन का अवशोषण हो सके। भाई अवशोषण कहां से कहां? ये जो छोटी आंत है इसमें जो खाना पच चुका है, अब वहां से वो पचित खाना जो है वो ब्लड में जाएगा, है ना, ब्लड में जाएगा, है ना, ब्लड में जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा वो जो ब्लड में जाएगा उसी को अवशोषण बोल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो पाचित भोजन है वो ब्लड में जाए, अवशोषण हो। तो सरफेस एरिया, जो अवशोषण सतह का क्षेत्रफल है वो बढ़ाने का काम जो है ये दीर्घरोम करती है, ताकि जो अवशोषण सतह का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाए। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा भोजन का अवशोषण हो। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा भोजन का अवशोषण हो मतलब पाचित भोजन जो है ब्लड में जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा ब्लड वहां पर भी होना चाहिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा वहां पर ब्लड भी होना चाहिए। इसीलिए जो दीर्घरोम है यहां पर ब्लड सप्लाई अधिक होता है, यानी जो ब्लड वेसल से रक्त वाहिनी है काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें जो रक्त वाहिनी है इसकी संख्या जो है बहुत अधिक होती है। इसमें रक्त वाहिनी की संख्या भी क्या है? बहुत अधिक होती है। ये ध्यान में रखिएगा। रक्त वाहिनी की संख्या अधिक क्यों होती है? ताकि ज्यादा रक्त आए तो ज्यादा भोजन का अवशोषण जो है होगा, ज्यादा भोजन का अवशोषण होगा। कौन सा भोजन? पाचित भोजन। जो अपाचित भोजन है वो छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है।
दीर्घ रोम का मुख्य कार्य क्या है? तो अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाना, अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाना, अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना आप लिखेंगे, अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट, जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए, ये दीर्घ रोम का काम है। ठीक, और दीर्घ रोम में रक्तवाहिनी की संख्या अधिक होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा भोजन का अवशोषण हो सके। अवशोषित भोजन का उपयोग शरीर में किसके लिए किया जाता है? जो भोजन को अवशोषित कर लिया गया है वो कोशिकाओं में भोजन जो है जाएगा और उसका इस्तेमाल जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊतक निर्माण के लिए किया जाएगा, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए किया जाएगा। राइट, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बृहदांत्र में भोजन भेजे जाने के बाद क्या होता है? तो हम बोलेंगे भोजन से जल का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत में जो है भोजन, जो अपाचित भोजन होता है, देखो छोटी आंत में भोजन का पाचन समाप्त हो चुका है, पाचित भोजन का अवशोषण हो चुका है। अब जो अपाचित भोजन है वो बड़ी आंत में जाएगा, उसमें जो जल होगा, अतिरिक्त जल होगा, उसका अवशोषण बड़ी आंत में कर दिया जाएगा और जो बचा हुआ पार्ट होगा जो कि अपाचित है वो मल के रूप में बाहर आएगा। तो जो आप सुबह सुबह बाथरूम में जाते हो, है ना, शौचालय में जो आप 10 मिनट जाते हो, वहां पर जो मल आ रहा है वही अपाचित भोजन है। ठीक है, जो कि एनस से आता है, गुदा से आता है, जो कि आहार नाल का अंतिम बोल सकते हो कि भाग है। आहार नाल का अंतिम भाग जो है वो रेक्टम है, मलाशय है, बड़ी आंत का ही भाग है और उसका जो एंड पॉइंट होता है उसे हम लोग एनस बोलते हैं, गुदा बोलते हैं। वर्ज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहां पर वर्ज्य पदार्थ का मतलब है वही अपाचित भोजन, अपाचित भोजन जिसे हम लोग मल भी बोलेंगे। यानी मल को बॉडी से बाहर जो त्यागा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बहिक्षेपण बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग इजेशन बोलेंगे, एक्सक्रीशन नहीं बोलेंगे, इजेशन बोलेंगे। एक्सक्रीशन का मतलब उत्सर्जन होता है, इजेशन वाया एनस, है ना, गुदा। गुदा से जो ये मल को त्यागा जाता है इसी प्रोसेस को हम लोग इजेशन बोलते हैं, वही क्षेपण बोलते हैं। वही क्षेपण प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो अवरोधनी पेशी। यहां पर भी स्फिंक्टर होता है, यहां पर भी स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर मसल, है ना। जो गुदा है, जो ये गुदा होता है, जो ये गुदा होता है, यहां पर ये मसल होता है। तो ऐसा तो नहीं होता है कि भाई पूरा का पूरा मल एक बार में गिर जाता है, कुछ आपको फोर्स लगाना पड़ता है। ये जो द्वार है बड़ा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है। तो ये जो कंट्रोल किया जाता है स्फिंक्टर मसल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आप फोर्स लगाते हैं, जो द्वार है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। आप फोर्स लगाना बंद करते हैं, जो द्वार है वो छोटा हो जाता है। तो स्फिंक्टर मसल के द्वारा जो है वो अपाचित भोजन मल जो है एनस से बाहर आता है ना। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घरोम शुद्रांत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसका काम क्या है? अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना, और इसमें रक्तवाहिनी की संख्या अधिक होती है। दीर्घरोम का कार्य अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाना, अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना। तो ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही कारण हम लोग बोलेंगे। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दंत शरण की प्रक्रिया किस कारण से होती है? जो दांतों का शरण है, दांतों का जो सड़ना है ना, तो दांतों की सड़ने की प्रक्रिया किस कारण से होती है? दांतों पर जीवाणुओं द्वारा अम्ल बनाने से। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दंत प्लाक बनने का मुख्य कारण क्या है? तो जीवाणुओं और खाद्य कणों का दांत पर चिपक जाना। देखिए, दंत शरण या दंत क्षय, दांतों का सड़ना है ना, या दांतों का शरण जो है, ये एनामेल और डेंटिन के शनह मृदुकरण के कारण होता है। जो आप ये व्हाइट पार्ट देख रहे हो, जो दिख रहा है आपको दांत का, वो एनामेल है, हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है। इसके ठीक बाद आपको डेंटाइन मिलेगा और उसके ठीक बाद आपको पल्प मिलेगा, जिसमें आपके ब्लड वेसल है और नर्व्स है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये सॉफ्ट होता चला जाता है। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जो आप खाना खाते हैं, आपके मुंह में इधर उधर कहीं फंसा रह गया तो उस पर आकर के बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और उस खाने में जो ग्लूकोज शर्करा होता है, शुगर होता है, उसको अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। अम्ल में कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा? मुंह का पीएच कम हो जाएगा। तो मुंह का पीएच जैसे आपका 5.5 से कम हो जाएगा, 5.5 से कम हो जाएगा पीएच, वैसे ही इनामेल
जो दांत का एनामेल है, जो सबसे हार्ड पार्ट है हमारे बॉडी का, वो सॉफ्ट होने लगेगा, डीमिनरलाइज होने लगेगा, यानी जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो सब वहां से हटने लगेंगे, झड़ने लगेंगे। फिर क्या होगा, अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं, जो दांत होगा उसको कवर कर लेंगे। बैक्टीरिया और ये जो फूड पार्टिकल्स होंगे, ये सब मिल करके आपके दांत की सतह से चिपक जाएंगे, दंत प्लाक बना लेंगे। अब ये जो प्लाक है ये दांत को ढक लेता है, कवर कर लिया, जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर कवर हो जाएगा। अगर ये ढक लेगा फिर क्या होगा, लार जो है अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। जो लार है वो अम्ल के प्रभाव को कम कर सकती है, लेकिन अगर प्लाक बन गया, दांत ही कवर हो गया, तो दांत की सतह तक वो लार पहुंच नहीं पाएगी और इससे जो अम्ल है वो उदासीन नहीं हो पाएगा। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करें, हमें क्या करना चाहिए, भोजन खाने के बाद दांत में ब्रश करके इस प्लाक को हटा लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सूक्ष्म जीव जो है मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं। मज्जा यानी कि पल्प। इस मज्जा में क्या है, इस मज्जा में है न्यूरॉन्स। ठीक, तो पहले एनामेल हटेगा, फिर डेंटाइन में छेद हो जाएगा, फिर वहां से क्या होगा, मज्जा में जो है जो भी आप खाना पीना खाएं, जो भी आप खाएंगे पिएंगे, ठंडा गर्म, वो सब जो है मज्जा में जाएगा। मज्जा में न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन से कांटेक्ट में जैसे ही कोई ठंडी सी चीज है, गर्म चीज है, वो कांटेक्ट में आएगी, आपको झंझनाहट, सनसनाहट ये सारे महसूस होंगे। तो अगर आप में से किसी का दांत अगर सड़ा हुआ है, अगर आप कुछ ठंडा चीज खाते हैं, गर्म चीज खाते हैं, तो जो आपको झंझनाहट, सनसनाहट फील होता है, अगर आपके साथ ऐसा होता है, मीन्स जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो मज्जा में जा रहा है, जिसमें न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन से कांटेक्ट में जैसे ही कोई चीज, ठंडी गर्म चीज आएगी ना, आपको झंझनाहट, सनसनाहट महसूस होगी, राइट। और फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है। मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है? एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है मुख, उसके बाद आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, गलत हो जाएगा। मुख, उसके बाद ग्रसिका, उसके बाद आमाशय। मुख गुहा और आमाशय को जोड़ने का काम ग्रसिका के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बड़ी आंत दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। मुख के बाद ग्रसिका, ग्रसिका के बाद आमाशय, तब छोटी आंत, तब बड़ी आंत। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो अगर हमारे लार में लार एमाइलेज की कमी हो जाए तो कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो लार एमाइलेज का काम क्या था? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना। तो स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है, सही उत्तर चुनिए। तो आमाशय में जो HCl सिक्रेट होता है उससे हमारी आमाशय की जो दीवार है वो जल न जाए, उससे बचाने का काम श्लेष्मा के द्वारा किया जाता है। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? देखो, यकृत पित्त रस का स्राव करता है, यकृत पित्त रस का स्राव करता है। अब इसको स्टोर करने का काम जो है पित्ताशय के द्वारा किया जाता है ना, पित्ताशय के द्वारा किया जाता है। और ये अपना काम कहां पर करता है? संचय का काम जो है पित्ताशय में होता है। और ये कार्य जो है, ये कार्य किया जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत में। बी हमारा आंसर हो जाएगा। स्राव, पित्त रस का स्राव यकृत के द्वारा, संचित करने का काम पित्ताशय के द्वारा, और काम जो है छोटी आंत में जाकर के ये पित्त रस करता है। क्या करता है? पित्त रस में जो एक तो क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, और दूसरा जो इसमें पित्त लवण है वो वसा के बड़ी बड़ी गोलिकाएं जो होती है उसको छोटी गोलिकाओं में, यानी कि वसा के इमल्सिफिकेशन में जो है जो पित्त रस है वो कार्य करता है। पित्त लवण इसमें जो होता है वो ये काम करता है। आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया, इससे पता चलता है कि चावल के पानी में। तो आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट किया जाता है स्टार्च की उपस्थिति को चेक करने के लिए, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, है ना। स्टार्च की उपस्थिति में ब्लू ब्लैक हो जाता है आयोडीन सोल्यूशन। तो अगर वसा अगर आयोडीन का जो घोल है उसको डालने पर चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया, मतलब कि उसमें क्या है, उसमें स्टार्च होता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उसमें स्टार्च है, राइट। चावल के पानी में क्या है? स्टार्च है, और हम जानते हैं चावल में भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है। आहार नाल की किस भाग में भोजन का अंतिम रूप
आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है? अंतिम रूप में कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है और छोटी आंत में ही अवशोषण हो जाता है। अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अग्नाशय रस में 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को। गलत हो जाएगा। लाइपेज का काम क्या है? एमल्सिफाइड जो फैट्स होते हैं उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ना। ट्रिप्सिन पाइसीभूत वसाओं को पचा देता है? नहीं। पाइसीभूत वसाओं को पचाने का काम इस लाइपेज का है। ट्रिप्सिन और लाइपेज वसाओं को पचा देते हैं? नहीं। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाएगा, लाइपेज ये पाइसीभूत यानी कि एमल्सिफाइड जो फैट्स होते हैं उसको पचाएगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज पाइसीभूत वसाओं को। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीवों के पोषण की विधि किस पर निर्भर करती है? भाई अलग अलग जीव में जो पोषण की विधि होती है वो अलग अलग हो सकती है। किस पर निर्भर करती है? ये जो अलग अलग होती है कि किससे ये चीज डिसाइड होता है? तो भोजन के स्वरूप और उपलब्धता, है ना, कि भोजन का स्वरूप कैसा है और उसकी उपलब्धता कैसी है, इससे डिसाइड होता है कि जो पोषण की विधि है वो कौन सी होगी जीव के अंदर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान होती है। जितने भी जीव होते हैं उसमें ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता जो है वो एक जैसी होती है। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। सपोषी जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, जैसे कि प्लांट के केस में होता है। जो प्लांट्स होते हैं सपोषी होते हैं, फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का इस्तेमाल करते हैं जो कि अकार्बनिक स्रोत है। फिर उससे क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक, अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं और फिर यहाँ से जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये स्टेटमेंट सही है। विषमपोषी जीव जटिल पदार्थों को सरल रूप में तोड़ने के लिए एंजाइम का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। जो विषमपोषी होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और ये क्या करते हैं? जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं उसको सरल पदार्थ में तोड़ते हैं एंजाइम की मदद से। ये स्टेटमेंट भी सही है। कवक केवल सपोषी जीवों के समूह में आते हैं। गलत हो जाएगा। जो कवक है वो परपोषी है ना, यानी कि विषमपोषी है। ऐसे विषमपोषी है, सपोषी नहीं है। सपोषी आपके होते हैं ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया सपोषी होते हैं और ग्रीन प्लांट्स आपके सपोषी होते हैं। तो सही पूछा है तो ए बी सी ही केवल सही है, केवल ए बी और सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सपोषी जीव यानी जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसमें आप ग्रीन प्लांट्स याद रखो और कुछ बैक्टीरिया। विषमपोषी जीव यानी जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं सपोषी जीवों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से डिपेंड करते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उस पे जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो, है ना। विषमपोषी जीव अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, अपना भोजन का निर्माण जो है वो स्वयं नहीं करते हैं, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपोषी जीवों पर निर्भर करते हैं। सभी जीव अपनी वृद्धि और संरक्षण के लिए एंजाइम का प्रयोग करते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। सभी जीव में भी जो खास करके विषमपोषी जीव होते हैं वो अपने वृद्धि और संरक्षण के लिए, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए एंजाइम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सब जो है एंजाइम के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। तो तीनों कथन तो सही है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी जीव में यहाँ पर खास करके विषमपोषी जीव को ही आप ध्यान में रखेंगे। फफूंदी है, ईस्ट है, मशरूम है, किस प्रकार के जीव हैं? ये सारे के सारे जो है कवक हैं। ये जो ईस्ट है ये एक कोशिकीय है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है। वैसे तो जो कवक होते हैं आपके वो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन अपवाद है ईस्ट जो कि एक कोशिकीय कवक है। और सारे कवक जो होते हैं वो आपके होते हैं परपोषी। सारे कवक जो है परपोषी होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कवक किस प्रकार भोजन प्राप्त करते हैं? कवक जो है परपोषी होते हैं। परपोषी भी कई प्रकार के होते हैं। कवक जो है परपोषी है और परपोषी भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कवक जो है ये परपोषी में मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी है, राइट, मृतोपजीवी, सेप्रोफाइट्स है। ये सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं? जैसे हम लोग खाना
खाते हैं बॉडी के अंदर गया, और पाचन जो है बॉडी के अंदर हुआ, और फिर बॉडी के अंदर अवशोषण हुआ। कवक क्या करेगा कि एंजाइम सीक्रेट करेगा बॉडी के बाहर, और जो जटिल खाद्य पदार्थ होगा उसको सरल खाद्य पदार्थ में तोड़ करके बाहर, बॉडी के बाहर वो एंजाइम को सीक्रेट करेगा, जटिल खाद्य पदार्थ को तोड़ देगा सरल खाद्य पदार्थ में बॉडी के बाहर, और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो शरीर के बाहर विघटन करके, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जटिल खाद्य पदार्थ को बॉडी के बाहर वो तोड़ देगा सरल खाद्य पदार्थ में, और तब जाकर के उसको अवशोषित करेगा। हमारे बॉडी के अंदर जो हम खाते हैं वो जटिल खाद्य पदार्थ होता है, और उसको तोड़ते हैं हम लोग बॉडी के अंदर ही एंजाइम की मदद से। लेकिन कवक भी तोड़ेगा एंजाइम की मदद से, लेकिन बॉडी के बाहर तोड़ने के बाद उसको एब्जॉर्ब करेगा। कौन से जीव शरीर के बाहर भोजन का विघटन करके उसके उत्पादों का अवशोषण करते हैं? यह है मृतोपजीवी, है ना। मृतोपजीवी जैसे कि कवक, कवक जो है आपके परपोषी होते हैं, परपोषी में भी अधिकांश मृतोपजीवी ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन शरीर के भीतर पाचन करते हैं? बॉडी के भीतर पाचन करते हैं। तो कवक तो बॉडी के भीतर पाचन नहीं करता, बॉडी के बाहर पाचन करता है ना। जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं उसको सिंपलर फूड मटेरियल्स में तोड़ने का जो काम होता है उसी को पाचन बोलते हैं। तो कवक जो है बॉडी के बाहर करता है। ईस्ट अपने आप में कवक है, मोल्ड अपने आप में कवक है। जो मानव है वो भोजन का पाचन जो है बॉडी के अंदर करते हैं। भोजन का अंतर ग्रहण और पाचन की विधि किस पर निर्भर करता है? भोजन का जो अंतर ग्रहण है, भोजन को जो लेने का तरीका है, भोजन को जो लेने का तरीका है, जैसे हम लोगों ने मुख गुहा में भोजन को लिया, वो अंतर ग्रहण है, और फिर उसको जो पचाया जाएगा। तो ये जो अंतर ग्रहण है और ये जो पाचन है, भोजन का जो अंतर ग्रहण और पाचन है, इसकी विधि जो है किस पर निर्भर करती है? तो जो एनिमल है, जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एनिमल नहीं बोलेंगे, जो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उसके बॉडी के डिजाइन और कार्यशैली पर। अभिकल्पना मतलब कि डिजाइन, तो बॉडी के डिजाइन और कार्यशैली पर निर्भर करता है भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन की विधि, राइट। निम्नलिखित में से कौन से जीव बिना मारे पौधों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं? मारेंगे नहीं लेकिन पोषण जो है प्राप्त करेंगे। तो ये आपके कहलाते हैं परजीवी। जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी बात की जा रही है। पैरासाइट्स क्या करते हैं? जीव को मारेंगे नहीं, ठीक, लेकिन उनके बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे। जैसे कि लीच अपने आप में पैरासाइट है। अमरबेल जो है, ये याद रखिएगा, परजीवी पादप है, परजीवी पादप है। और फीताकृमि, टेपवर्म, फीताकृमि यानी कि टेपवर्म, उपर्युक्त सभी, ये सारे के सारे परजीवी हैं। जबकि ए और सी जो है ये जंतु हैं, और जबकि ये जो अमरबेल है ये पादप है। अमरबेल, इसको आप कस्क्यूटा भी बोल सकते हो, है ना, कस्क्यूटा। अमरबेल किस प्रकार की पोषण विधि अपनाती है? अमरबेल जो है ये परजीवी पादप है। परजीवी पादप बोले तो परपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉफ हम बोलते हैं, जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, ठीक, उसे हम लोग परपोषी बोलते हैं। तो जो मृतोपजीवी है या फिर ये जो परजीवी है, अमरबेल जो है परजीवी पादप है, अमरबेल परजीवी पादप है। तो परजीवी अपने आप में प्रकार है परपोषी का। एक कोशिकीय जीव भोजन ग्रहण किस प्रकार करते हैं? देखो, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो भोजन को ग्रहण कर सकते हैं संपूर्ण सतह से। ऐसा नहीं है कि हर एक कोशिकीय जीव संपूर्ण सतह से भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा अमीबा के केस में होता है। अमीबा के केस में आप खास करके ध्यान में रखेंगे, आप ऐसे ध्यान में रखेंगे कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो भोजन को ग्रहण कर सकते हैं संपूर्ण सतह से, है ना। एक कोशिकीय जीव संपूर्ण सतह से भी भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। हर एक कोशिकीय जीव ऐसा करेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन संपूर्ण सतह से एक कोशिकीय जीव जो है भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। ये चीज अमीबा के अंदर देखा जाता है, जबकि पैरामीशियम के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पैरामीशियम के केस में ऐसा नहीं होगा कि बॉडी के पूरे सरफेस से भोजन को ग्रहण किया जाएगा। पैरामीशियम में जो एक खास स्थान होता है वहीं से भोजन को ग्रहण किया जाता है। लेकिन जो अमीबा होता है भाई, अमीबा जो होता है वो संपूर्ण सतह से भोजन को ग्रहण कर सकता है। अमीबा भोजन को ग्रहण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हम बोलेंगे अस्थायी प्रवर्ध। देखो, जो अमीबा है, अमीबा जो है ये अमीबा है, देखिए ये अमीबा है, एक कोशिकीय जीव है, अपने आकार को अमीबा बदल सकता है। इस अमीबा ने यहाँ पर खाना को देखा, एक खाद्य कण, फूड पार्टिकल को देखा।
अब इस खाना को कैप्चर करने के लिए अमीबा जो है एक अस्थायी प्रवर्ध है ना, एक अस्थायी प्रवर्ध अपने कोशिका झिल्ली से ही जो है एक अस्थायी प्रवर्ध जो है एक संरचना का निर्माण जो है अमीबा करता है, जिसे हम लोग कोटपाद बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं। इस कोटपाद की मदद से इस भोजन को ग्रहण किया जाएगा। ग्रहण करने के बाद ऐसे इसको बंद कर लिया जाएगा, तब एक क्लोज ऐसे जो है एक वैक्यूल बनेगा, जिसे हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका बोलते हैं। इस खाद्य रिक्तिका में अमीबा के द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट किया जाएगा और इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट किया जाएगा। जो अपाचित भोजन होगा उसको पूरा डिफ्यूज कर दिया जाएगा, है ना, साइटोप्लाज्म में, और जो अपाचित भोजन होगा उसको फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो प्रोसेस हमारे अंदर चलता है भोजन को पचाने को लेकर के, सेम प्रोसेस जो है अमीबा के अंदर भी चलता है। ठीक है, फूड पार्टिकल को देखा, सीटोपोडिया बना, सीटोपोडिया से फूड को कैप्चर कर लिया, है ना, उसका भोजन का अंतर ग्रहण किया, फिर फूड वैक्यूल का निर्माण हुआ, फूड वैक्यूल में भोजन का पाचन होगा, फिर जो पाचित भोजन होगा उसको अवशोषित कर लिया जाएगा, पूरे साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाएगा, डिफ्यूज कर दिया जाएगा, और जो अपाचित भोजन होगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। अमीबा में भोजन ग्रहण के बाद बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो खाद्य रिक्तिका बनती है भोजन ग्रहण करने के बाद। अमीबा की खाद्य रिक्तिका के अंदर क्या होता है? तो हम बोलेंगे जटिल पदार्थों का विघटन होता है, सरल पदार्थों का निर्माण होता है, फिर उसका अवशोषण होता है। पैरामीशियम में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया कहां से होती है? पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव ही है अमीबा के जैसे, लेकिन पैरामीशियम पूरे बॉडी सरफेस से भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता है, एक निश्चित स्थान है वहीं से ग्रहण करता है। तो हम बोलेंगे एक निश्चित स्थान से, संपूर्ण सतह से अमीबा के अंदर होता है। लेकिन पैरामीशियम के केस में भोजन का जो ग्रहण है एक निश्चित स्थान से किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो, ये ओरल ग्रुप आप देख रहे हो। जैसे मान लो कि जो फूड पार्टिकल है वो यहां पे था, ये सीलिया है। सीलिया के मदद से इस फूड पार्टिकल को धक्का मार मार के यहां पर लाया जाएगा। ठीक, फिर ये बॉडी के अंदर जाएगा, फिर इसका डाइजेशन होगा, है ना, जो पच गया खाना उसका जो है अवशोषण होगा, जो अपाचित खाना होगा देखो यहां से बाहर निकाला जाएगा, एनल पोर, यहां से बाहर निकाला जाएगा। तो अमीबा के केस में संपूर्ण सतह से जो अमीबा है अपने संपूर्ण सतह से भोजन को ग्रहण कर सकता है और अपाचित भोजन को बाहर निकाल सकता है। लेकिन पैरामीशियम के केस में जो अंतर ग्रहण है भोजन का वो एक निश्चित स्थान से ही किया जाएगा, और जो इजेशन है, बहिष्करण है, मल का बोल सकते हो या फिर अपाचित भोजन का, वो भी एक निश्चित स्थान से ही किया जाएगा। राइट। अमीबा और पैरामीशियम में मुख्य अंतर क्या है? पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है, अमीबा का नहीं। बिल्कुल सही है भाई, पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। हम बोलते हैं कि जो स्लीपर होता है, जो चप्पल होता है, चप्पल के सोल की आकृति जैसी जो है अमीबा की आकृति होती है, चप्पल के सोल की जैसी। लेकिन अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, और दोनों एक कोशिकीय जीव है। यहां पर लिखा है कि नहीं है, गलत हो जाएगा। अमीबा में मुख्य छिद्र होता है, पैरामीशियम में नहीं, उल्टा बोल रखा है। पैरामीशियम में मुख्य छिद्र होता है, अमीबा में नहीं। पैरामीशियम भोजन नहीं ग्रहण करता है, गलत हो जाएगा। पैरामीशियम भोजन नहीं ग्रहण करता है, ये गलत हो जाएगा। अमीबा में अपच पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे निकाले जाते हैं? तो कोशिका की सतह की गति से, संपूर्ण सतह से, बॉडी के सरफेस से कहीं से भी जो है अपाचित खाना को बाहर निकाला जा सकता है। यह भी एग्जाम्पल का सवाल है। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो सबसे पहला एंजाइम जो है मुख गुहा में कौन सा मिला था? एमाइलेज। फिर अमाशय में पेप्सिन मिला था। सेलुलेज एंजाइम हमारे अंदर तो पाया नहीं जाता है मानवों के अंदर। ट्रिप्सिन एंजाइम आपको मिला था छोटी आंत में, लेकिन ये एंजाइम किसका है? अग्नाशय का। जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण करते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये काम किसका है? कवक का है। यानी जो मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि सेप्रोफाइट्स होते हैं, है ना, मृतोपजीवी होते हैं जो यही काम करते हैं। लेकिन इस चीज के लिए फेमस कौन है? कवक। तो ईस्ट कवक है, मशरूम कवक है, ब्रेड की फफूंद कवक है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ पाचन तंत्र जो है और पोषण यहां पर समाप्त होता है। अगले वाले वीडियो में हम लोग श्वसन तंत्र को कवर करेंगे, जो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर का ही पार्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले
वीडियो में। थैंक यू सो मच।